अब विधानसभा विधानमंडल जो थी उसका अपन पढ़ रहे थे और कल अपने विधान परिषद वाला पोर्शन जो है वो हुआ था। आज अपने को देखना है कि अब तक राजस्थान में विधानसभा जो है वो टोटल कितनी बन चुकी है और उनमें क्या क्या मुख्य तथ्य हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ मुख्य हैं, बस उतने ही याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले जो आपकी पहली विधानसभा है, प्रथम विधानसभा। अब देखो आजकल जो ट्रेंड हो गया ना एग्जाम का, उसमें क्या करते हैं, जैसे अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो उस टॉपिक के इर्द गिर्द अगर कोई और टॉपिक उससे अगर मैच करता है या कहीं उस टॉपिक की अगर कहीं वहां पे इन्वॉल्वमेंट है तो उसको साथ में अटैच कर देंगे। जैसे हमें पता है कि भाई हमारे यहां पे विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए 1952 में, ठीक है, लेकिन हमारे यहां पे अगर हम देखें तो जो हमारे मुख्यमंत्री पद प्रावधान है वो हमें मिल रहे हैं 1949 से। तो जब विधानसभा के चुनाव नहीं हुए तो मुख्यमंत्री कहां से आ गए? इसका मतलब मुख्यमंत्री को मनोनीत किया जाता था। तभी तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, मनोनीत है। दूसरा मनोनीत कौन है? सीएस वेंकटाचारी, मनोनीत है। तीसरा मनोनीत कौन है? जयनारायण व्यास, वो भी मनोनीत है। और जयनारायण व्यास के समय में यह घोषणा की जाती है कि चुनाव होंगे। तो पहली जो विधानसभा है उसके लिए जब चुनाव की घोषणा की जा रही है उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास है। फिर जयनारायण व्यास खुद चुनाव हार जाते हैं तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो पहले आपके क्या हो जाते हैं? निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अब ये जो विधानसभा है, हमें ये पता है कि भाई विधानसभा जो है उस विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उसके लिए राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो एक जो सदस्य है वो एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो आज आपके पास में आप पढ़ते हो कि हमारी विधानसभा में टोटल सीटें कितनी है? 200। क्या ये 200 ही थी क्या शुरू से ही? राजस्थान का एकीकरण कोई एक चरण में तो हुआ नहीं है। राजस्थान का एकीकरण जो है उसको अगर आप देखोगे तो 17 मार्च या 18 मार्च, हालांकि होना 17 मार्च से था, शुरुआत 18 मार्च से होती है। 1948 वहां से लेकर और 1 नवंबर 1956, ये जो लगभग 7 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो 7 चरण है, तब जाके आपका राजस्थान पूर्ण हो रहा है। जबकि हमारे यहां पे पहले चुनाव कब हुए? 1951-52 में हुए और राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हो रहा है? 1956 में। तो ऐसी स्थिति में जो आज आपके पास में विधानसभा की 200 सीटें हैं, ये कैसे आई, हम यहां तक कैसे पहुंचे, उसको अगर हम देखें तो ध्यान रखना, पहली विधानसभा कुल सीट 160 थी। कितनी? 160। इसके साथ ही जो आपका अजमेर मेरवाड़ा है, यह राजस्थान का हिस्सा था क्या? यह तो केंद्र शासित प्रदेश था, अलग था राजस्थान से। अभी तक इसका अस्तित्व अलग है, विशेष अस्तित्व है। तो अजमेर मेरवाड़ा जो है इसकी अपनी एक स्वतंत्र विधानमंडल था। और इसका नाम जो था वो था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। और इसमें थे 30 सदस्य। अब आप ये कह सकते हो कि टोटल पहली विधानसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 190 थी। क्या आप ये कह सकते हो कि भाई राजस्थान विधानसभा जो है पहली, उसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी है? 190। कह सकते हो क्या? बिल्कुल। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा हुआ है। राजस्थान कुल सीट कितनी? 160। अजमेर मेरवाड़ा भले ही इस भौतिक क्षेत्र में मध्य में उपस्थित होगा, हार्ट ऑफ राजस्थान होगा, लेकिन अभी तक वो हिस्सा नहीं बना है प्रशासनिक रूप से, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए उसके लिए 30 सदस्यों की व्यवस्था क्या की गई है? बिल्कुल अलग की गई है। साथ के साथ उतारते जाना इसको। अब ये जो चुनाव है, इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीट किसको मिली? कांग्रेस को। अब आप, हाँ ये धारासभा है। हाँ, अजमेर का जो है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का जो विधानमंडल था अलग से, उसकी जो खुद की विधानसभा थी उसका नाम था धारासभा। उसमें थे 30 सदस्य। अब ये जो पहली विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुमत किसको मिलता है? कांग्रेस को। कांग्रेस कितनी? 82 सीट। तो देख लो 160 में से कितनी सीट? 82 सीट। लगभग लगभग बहुमत क्रॉस ही कराए। तो बहुत ज्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा इसमें। यहां पे इसका जो गठन है कब हुआ? पहली विधानसभा का गठन हुआ 28 फरवरी 1952 को। और इसकी पहली बैठक
29 मार्च 1952 को। यहां एक प्रश्न पूछा हुआ है और कई एग्जामों में पूछ लिया इसको कि पहले विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी। आरएसपी में भी पूछा, पटवारी में पूछा, एलडीसी में पूछा और एक किसी कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसका नाम था राम राज्य परिषद। इसके पास 24 सीट थी और ये दूसरी बड़ी पार्टी थी या दूसरा बड़ा दल, बड़ा दल, दूसरा बड़ा दल, राम राज्य परिषद। कृपारात्रि महाराज इसके संस्थापक थे। अब देखो खास बात देखो, इस पहली विधानसभा के अंदर जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में कई धुरंधर चुनाव हार गए। उसमें जयनारायण व्यास भी थे। 2 जगह से चुनाव लड़ा था उन्होंने, एक तो जालोर ए सीट से, एक जोधपुर बी सीट से, दोनों से चिताए। ये राजस्थान इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की पहली विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए हैं, 17। कितनी जगह उपचुनाव हुए? 17। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक उपचुनाव हुए कितने? 17। और जयनारायण व्यास खुद उपचुनाव जीत के विधानसभा में आते हैं, किशनगढ़ से चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव जीतेंगे फिर आएंगे। और पहली विधानसभा है जिसमें 3 मुख्यमंत्री रहे। पहले मुख्यमंत्री कौन? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। चुनाव हुए, जयनारायण व्यास जो थे वो प्रबल दावेदार थे। अब जयनारायण व्यास चुनाव हार गए, तो टीकाराम पालीवाल चुनाव जीते हुए थे, इनको बना दिया मुख्यमंत्री। ये क्या है? पहले आपके निर्वाचित हैं, तो लगभग मार्च से लेकर नवंबर तक ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे। फिर उपचुनाव हुए। अब मार्च से नवंबर का टाइम देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 9 महीने का इसमें है। अब जयनारायण व्यास जो है वो चुनाव जीतने, चुनाव जीतने के बाद में उन्हें बनाया जाता है मुख्यमंत्री। तो दूसरे कौन हो गए? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जो है वो नवंबर में मुख्यमंत्री बनते हैं और लगभग 2 साल वो मुख्यमंत्री रहते हैं, 1954 तक। तो टीकाराम पालीवाल इस पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री कब? मार्च से लेकर नवंबर 1952 तक। फिर आते हैं भाई साहब लकड़ के फक्कड़, धुन के धनी, शेर राजस्थान। ये नवंबर 1952 से नवंबर 1954 तक। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के सबसे युवा और आधुनिक राजस्थान के निर्माता, सबसे लंबा कार्यकाल, संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले, संसदीय सचिव पद का सृजन करने वाले ये व्यक्तित्व है मोहनलाल सुखाड़िया। फिर उसके बाद में कंटिन्यू ये रहते हैं आगे। तो पहली विधानसभा में देखो कितने सीएम चेंज हो गए आपके? 3। वर्तमान में ये राम राज्य परिषद, वर्तमान में ये पार्टी नहीं है, खत्म हो गई है। और मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में ही अगर आप देखोगे तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री जो है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेंगी, कमला बेनीवाल, जो बाद में गुजरात की क्या रही? गवर्नर रही। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। उतार लिया?
यही ध्यान रखना, राजस्थान के पहले वित्त मंत्री कौन है? वे ज्यादातर तो वित्त मंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री। लेकिन व्यक्तिगत रूप में कोई मुख्यमंत्री के अलावा कोई व्यक्तिगत वित्त मंत्री रहा है क्या? नाथुराम मिर्जा, ध्यान रखना इसका नाम। अब देखो, चुनाव हुए, कांग्रेस बहुमत लाई, बनाया किसको? टीकाराम पालीवाल को, निर्वाचित है पहला। अब वही है कि उपचुनाव हुए, टीकाराम पालीवाल से ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? जयनारायण व्यास। उपचुनाव जीत गए, जयनारायण व्यास चुनाव जीत गए। अब ये बन गए क्या? सीएम। अब पहले से कोई सीएम है उसको हटाओ और मंत्री बनाओ, ये भी उचित नहीं। तो इतना नीचे कैडर तो नहीं गिरा सकते किसी का। तो क्या किया गया? जैसे इनको सीएम बनाया गया, इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों ही उपलब्धियां इनके पास में। अब शुरू के जो हैं उनका क्रम ध्यान रखना। और ये एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें 3 सीएम आए, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और फिर आपके मोहनलाल सुखाड़िया। अब इस विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह। तो राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है? महाराव संग्राम सिंह। पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। पहली विधानसभा में उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्कावत। लाल सिंह सक्कावत। विपक्ष नेता या नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष नेता या नेता प्रतिपक्ष वो हैं जसवंत सिंह बीकानेर के। जसवंत सिंह। इनके बाद में एक आए थे तान सिंह। जसवंत सिंह और तान सिंह। जसवंत सिंह और तान सिंह। जसवंत सिंह और तान सिंह विपक्ष के नेता। तो देखो यहां समस्या क्या थी। आपने कुछ राज्यों के बारे में देखा होगा कि कुछ राज्यों में लोकल पार्टियां बहुत हैं। जैसे पंजाब में आपने देखा अकाली दल है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, सिंह सभा है। लेकिन राजस्थान में लोकल पार्टियों का या क्षत्रिय जो दल है उनका इतना वर्चस्व नहीं है। आपने देखा किसी पार्टी को जो स्थानीय किसी व्यक्ति ने बनाई हो और उसका दबदबा हो? जैसे एक पार्टी बनाई हनुमान बेनीवाल ने, आरएलपी, को दबदबा है क्या उसका? अभी जैसे एक पार्टी बनी है बाप, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की, क्या उसका कोई दबदबा है क्या? या इससे पहले कोई स्थानीय पार्टियां थी जिनका कोई दबदबा रहा हो? उसका कारण यह है कि राजस्थान की संस्कृति जो है वो बड़ी आत्मीयता वाली है। यहां न तो धर्म के मुद्दे किसी प्रकार के, ना कोई जातिगत मुद्दे किसी प्रकार के, ना किसी वर्ग के मुद्दे, ना कोई क्षेत्र के मुद्दे। यहां मुद्दा गिना चुना सबका एक ही है, बेरोजगारी। कोई सा ही हो, चाहे कहीं किसी क्षेत्र में चले जाओ आप। जयपुर है, ब्राह्मण को ले लो, बनिया को ले लो, जैनी को ले लो, रोजगार की बात करेगा। पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, राजपूत को ले लो, मुस्लिम को ले लो, या अनुसूचित जाति जनजाति को ले लो, रोजगार की बात करेगा। मध्य या उत्तर राजस्थान में चले जाओ, कोई सी जाति हो, जाट हो, अनुसूचित जनजाति या जाति हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, पूर्वोत्तर में आ जाओ, मीणा हो, अदर कोई कास्ट हो, कोई भी हो, गुजर यादव, कोई भी हो, सबका मुद्दा क्या है? रोजगार। कोई जातिगत लड़ाई नहीं है यहां पे, कोई जातिगत संकीर्णता नहीं है यहां पे कि भाई कोई जाति जो है किसी को डोमिनेट कर रही है कि हाँ भाई ये जाति हावी हो रही है अन्य पे, तो अन्य जातियों ने अपना एक ग्रुप बना लिया या कोई जाति ऐसी है जिसको शोषित किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आदिवासी समुदाय ने पार्टी बनाई है तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र पे ध्यान क्यों दे रहे? अब वो बना हुआ है, उनके लोग आएंगे सदन के अंदर तो उनकी बात रखेंगे। समझ गए बात को आप? तो यहां पे ज्यादातर अगर आप देखोगे ना तो कोई सी भी आप विधानसभा उठा के देख लो, वहां या तो कांग्रेस का बहुमत मिलेगा या जनसंघ का बहुमत मिलेगा, या जिसे आजकल आप बीजेपी कहते हो। तो राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। अब सरकार चाहे वो निर्दलीय सहयोग से बनाओ या किसी अन्य पार्टी के सहयोग से बनाओ,
कोई ऐसी लोकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपनी एक स्वतंत्र सरकार बनाई हो, जैसे आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनाई, पंजाब में बना रखी है। ऐसी पार्टियां राजस्थान में नहीं चल सकती, नहीं चलेंगी। समझे? तो यहां का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल अलग है। आरएलपी वो तो विधानसभा का सदस्य है, पार्टी चाहे कोई भी हो, जनता ने चुना है, जनता का सेवक है, सरकार देगी पैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सत्ता में चुनाव जीत के आते हैं उनको तनख्वाह मिलती है। एमएलए एमएलए है, लोकतंत्र का संचालक है वो, प्रहरी है, लोकतंत्र का प्रचारक है वो, पब्लिक को वो लीड कर रहा है, जनता के लिए भाग रहा है, कार्य कर रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के लिए सत्ता में जो बैठा है, जो विपक्ष में बैठा है, तनख्वाह तो बराबर ही मिलेगी, समान कार्य समान वेतन है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी से है या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अब पहली विधानसभा मतलब 5 साल काम इन्होंने किया, तो 1952 से लेकर कब तक किया? 1957 तक, 5 साल हो गए। अब इसी दौरान अगर आप देखोगे तो 1956 आ गया। अब 56 आ गया, इसका मतलब अजमेर मेरवाड़ा जो है वो राजस्थान में मिल गया, तो दूसरी विधानसभा। अब यहां पे जब अजमेर मेरवाड़ा आप में सम्मिलित हो गया तो विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी या उतनी रहेंगी? भाई क्षेत्र भी तो आया है, सीटें तो बढ़नी है। 160 थी, 30 इसके पास अलग थी, अब ये दोनों मर्ज हो गए, तो सीटें बढ़ के हो गई 176। भाई क्षेत्र मिल गए ना। तो पहले हो सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो था उसमें जो क्षेत्र थे वो छोटे थे, राजस्थान का कोई क्षेत्र बड़ा था, तो उनको बैलेंस कर दिया गया घटा बढ़ा के। तो राउंड फिगर में आपके पास में कितनी सीटें रह गई? 176 सीटें रह गई। अब यहां पे भी कांग्रेस बहुमत में है। दूसरी बड़ी पार्टी, ये ध्यान रखो आप, तो दूसरा बड़ा दल कौन है? राम राज्य परिषद। परिषद 17 सीट है। सत्रह सीट। देखो राजस्थान की एक, आप ये कह सकते हो कि विडंबना बनाई है ये जागीरदारी। किसी के लिए ये लाभदायक रही, किसी के लिए नुकसानदायक रही। जरूरी नहीं कि हर चीज सबके लिए लाभदायक हो। जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे, राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे यहां पे प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल, प्रजा परिषद, ऐसी संस्थाएं पढ़ोगे आप। उसमें वो लोग होंगे जो राजशाही, जागीरदारी, सामंतवादिता, इनका विरोध कर रहे होंगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे होंगे। इनमें अगर आप देखोगे तो भारत जैसे आजाद होता है तो ये जो राम राज्य परिषद हो गई, स्वतंत्र पार्टी हो गई, ये जनसंघ हो गया, ये वो पार्टियां हैं जो भूमिपतियों का, सामंत लोगों का, राजाओं का, पूंजीपतियों का, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी आपके रजवाड़े हैं ना, इन रजवाड़ों में से अधिकांश रजवाड़ों ने इस राम राज्य परिषद की सदस्यता प्राप्त कर रखी थी। इसलिए आप देख लो, आपके विपक्ष के जो भी नेता होंगे ये सब राजघरानों से हैं, रजवाड़े हैं ये टोटल, राजाओं के जो वंशज हैं। या जयपुर घराना था तो ये हो गए, मेवाड़ वाले हो गए, जैसलमेर वाले हो गए, बीकानेर वाले हो गए। तो राजा वगैरह जो होते, रियासत जो थी, ये वो सारे वही मिलेंगे आपको। जब आगे यहां भी देखोगे तो आपको यहां भी विपक्ष में वही मिलेंगे, जहां तक विपक्ष में। तो कुछ पार्टियां जो हैं वो वैचारिक रूप से सपोर्ट करती हैं। ठीक है। तो यहां पे दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? राम राज्य परिषद है। नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिख लेना, राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद। जागीरदारी, जागीरदारी व सामंती, जागीरदारी व सामंती विचारधारा समर्थक वर्ग की नेतृत्व करता थी, नेतृत्व करता थी। फिर है प्रोटेम स्पीकर, यह है नारायण सिंह मसूदा। कौन है? नारायण सिंह मसूदा है।
अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य। निरंजन नाथ आचार्य। आचार्य। और विपक्ष के नेता नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। तो पहली विधानसभा सीटें कितनी? 160 प्लस 30, दोनों अलग अलग। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? राम राज्य परिषद। फिर आते हैं दूसरी विधानसभा, सीट कितनी है टोटल? 176। दूसरी बड़ी पार्टी कौन है? यहां पे भी राम राज्य परिषद। अब आते हैं तीसरी विधानसभा पर। कर दूं स्लाइड चेंज? तीसरी विधानसभा, कुल सीट 176। 176 कुल सीट। यहां दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? दूसरा बड़ा दल, स्वतंत्र पार्टी। कौन सी है? स्वतंत्र पार्टी। दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा हो गया यहां पे? आपका स्वतंत्र पार्टी। 36 सीट थी इसके पास। तो शुरू के अंदर कौन सा है? राम राज्य परिषद, पहले और दूसरे में। तो स्वतंत्र पार्टी 36 सीट, दूसरी बड़ी पार्टी है यहां पे। फिर आते हैं प्रोटेम स्पीकर। नारायण सिंह मसूदा। अध्यक्ष वही रामनिवास मिर्धा। ये गायत्री देवी जो थी आपके पहली लोकसभा सांसद राजस्थान से, उनका संबंध किस पार्टी से था? इसी स्वतंत्र पार्टी से था। तो हालांकि आपकी पहली सांसद तो कौन है? पहली सांसद कौन है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव की बेटी शारदा भार्गव, लेकिन वो राज्यसभा में थी। लोकसभा में पहली महिला सांसद कौन है? गायत्री देवी। किस पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से। सबसे ज्यादा बार सांसद कौन महिला रही है? राज्यसभा में तो आपकी रही है कौन? शारदा भार्गव। और 5 बार सांसद रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नारायण सिंह मसूदा ही है। प्रोटेम स्पीकर भी वही हैं और उपाध्यक्ष भी वही हैं। नारायण सिंह मसूदा। फिर विपक्ष का नेता महाराव लक्ष्मण सिंह।
लक्ष्मण सिंह, ये जयपुर के रहने वाले। और हाँ, नारायण सिंह मसूदा, वही अजमेर, अजमेर जयपुर वाले, सॉरी अजमेर क्या, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा अजमेर, ये जो थे, इन्होंने इसकी सदस्यता प्राप्त की। तो सदस्यता प्राप्त की तो इन पार्टियों को जो है पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन बाद में जब पता चला कि यार इनकी विचारधारा जो है ये तो भूमिपतियों की, पूंजीपतियों की है, तो धीरे धीरे जो है इनकी प्रतिष्ठा क्या होती गई, कम होती गई। ऐसे ही जनसंघ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी क्या करते थे, भूमिपति, पूंजीपति, जागीरदार, रजवाड़े जो थे, राजघराने जो थे, इनको सपोर्ट करते थे, इनके विचारों के समर्थक थे। तो इतनी कोई ख्याति नहीं मिली थी जनसंघ को। आप देख रहे हो तो 1947 से आकर अगर आप देखो 1977 में जाके पहली बार सरकार बनी, सॉरी 1967 में जाके 20 साल लगे, और उसमें भी सरकार ज्यादा दिन टिकी नहीं, गिर गई सरकार, फिर वापस कांग्रेस आई। 80 के दशक में यही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गया। तो तुम भूल जाओ ये तो कि भाई आम जो पब्लिक है उसका नेतृत्व कोई कर रहा है, बहुत कम मिलेंगे आपको। यही कारण है कि साउथ और पूर्वोत्तर जो है उसमें कॉमरेड पार्टियां जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि कम्युनिस्ट किसकी बात करता है, मजदूर की बात करता है, किसान की बात करता है। इसलिए साउथ में अगर देखोगे तो ज्यादातर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग मिलेंगे आपको। जितनी भी कंट्री हैं वो अगर बहुत तेज गति से ग्रोथ अगर कर रही है, विकास अगर कर रही है, तो उनका पॉलिटिकल जो थॉट है वो कम्युनिस्ट है। चाइना को ले लो कम्युनिस्ट है, रशिया ले लो कम्युनिस्ट है, कोरिया ले लो कम्युनिस्ट है, बाकी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को ले लो कम्युनिस्ट थ्योरी पे। हमारे यहाँ के वेरिएशन बहुत ज्यादा है। इसलिए जो चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो चुनावी मुद्दे जाति के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे ज्यादा लड़े जाते हैं। उसमें भी हमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो है जाति आधारित। आज जो कुछ भी ये हो रहा है ना, ये सब जाति आधारित है। धर्म में तो क्या लड़ोगे, मोस्टली कन्वर्टेड है, बहुत कम है। फिर उसमें भी करो तो भी कोई पार्टी जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाएगी। दिक्कत ये हो रहा है। तो सबसे बछेड़ बुलाते रहो। 52 से लेकर आज तक यही बछेड़ चल रहे हैं राजस्थान में, इसलिए बीमारू श्रेणी का राज्य है। तो विपक्ष के नेता कौन है, महाराव लक्ष्मण सिंह। तो तीसरी विधानसभा आ गई। अब आते हैं चौथी पे। चौथी विधानसभा। अब चौथी जो विधानसभा है, क्या यहां पे सीटों में परिवर्तन हुआ क्या? तो पहली में 160, दूसरी तीसरी में 176, अब चौथी में जाके सीटें बढ़ के कितनी हो गई, 184, 184। कुल सीट 184, 184। यहां पे भी दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन सी है, स्वतंत्र पार्टी है वापिस, दूसरा बड़ा दल। सीट भले ही 11 है, लेकिन दूसरा बड़ा दल है कौन सी, आपकी स्वतंत्र पार्टी। अब एक बात बताओ, यहां पे विपक्ष का नेता होगा क्या? कुल सीट तो 184, ठीक है, दूसरी बड़ी पार्टी जो उसके पास में सीट है 11, तो क्या हमारे पास यहां पे विपक्ष का नेता होगा क्या? अभी आपको कुछ दिनों पहले तो लिखवाया है। भाई कोई भी पार्टी है उसके पास कम से कम कितनी सीट होनी चाहिए कि आप उसको विपक्ष की पार्टी घोषित कर सको और उसके नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बना सको? तो कोई पार्टी सदन में कम से कम 10% सीट तो लाए। भाई 184 है तो कम से कम इसके पास कितनी होनी चाहिए, 19 सीट तो होनी चाहिए ना, 10%। तभी तो आप क्या करोगे, नेता प्रतिपक्ष लाओगे। अब यहां तो है ही नहीं, तो क्या यहां नेता प्रतिपक्ष आएगा? नहीं आएगा। तो प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले, प्रोटेम स्पीकर। तो चौथी जो विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर है यशवंत सिंह नाहर, यशवंत सिंह नाहर, यशवंत सिंह नाहर। अध्यक्ष कौन है, रामकिशोर व्यास।
इसमें 49 सीट है। ये एक फॉर्मूला अपनाया था और ये एक त्रिशंकु सदन है। ये एक फॉर्मूला अपनाया गया था, अजगर फॉर्मूला कहते हैं इसको, अजगर फॉर्मूला अपनाया चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव प्रचार में। अजगर फॉर्मूले का मतलब था कि इन जातियों को आकर्षित करना। कौन कौन सी को? ए का मतलब है अहीर, मतलब यादव। गैसे है, जैसे है जाट, गैसे है गुज्जर और ऐसे है राजपूत। इन जातियों को आकर्षित करना। क्यों? क्योंकि देखो स्वतंत्र पार्टी कितनी सीट लाई है? 49। और स्वतंत्र पार्टी सपोर्ट किसको करती है? भूमिपतियों को, पूंजीपतियों को, राजों को, रजवाड़ों को। तो इन्होंने उन वर्गों को, जो वर्ग किसान है, और सभी राजपूत तो राजा नहीं थे क्या? ना सभी जाट राजा थे, ना सभी गुर्जर थे, लेकिन ज्यादातर क्या थे? किसान थे। तो इन्होंने इन वर्गों को आकर्षित करने का प्रयास किया कि भाई ये लोग तो हैं मुट्ठी भर, ठीक है, और इन मुट्ठी भर लोगों से जो है हमें क्या करना है? अपने आप को सुरक्षित रहना है। हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो भूमि है, उसको हमें से सुरक्षा जो है वो क्या करनी है? प्रदान करनी है। गो 5वीं चलेगी मेरे दिमाग में, रुको रुको। होगा होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो होगा भी प्रोटेम्स होगा। चलो कोई निकल। हाँ विधानसभा चल रही थी अपनी, चौथी या पांचवी? चौथी हो गई थी ना। इसको करवाना था मुझे ना। देखो विधानसभा के जो चुनाव हैं भारत में, लोकतांत्रिक प्रणाली में, जब पहली बार चुनाव हुए थे तो 1952 में चुनाव प्रारंभ करवाए थे। 1952 में जब चुनाव प्रारंभ करवाए थे तो भारत में लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो एक साथ ही शुरू हुए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इसमें मिसकम्युनिकेशन आ गया। मिसकम्युनिकेशन ऐसे आया कि भाई कई जगह अगर आप देखोगे तो राज्यों में सरकारें जो है समय से पहले भंग हो गई। कुछ स्थितियां हमें ऐसे भी देखने को मिलती हैं कि केंद्र में भी सरकारें जो हैं वो अपना पूरा समय नहीं कर पाई, समय से पहले भंग हो गई। तो वो जो गैप है, जो अनियमितता है, वो प्रारंभ हो गई। अभी अगर आप देख रहे हो तो ये जो नई सरकार आपकी जो अभी है, जो युग परिवर्तन में लगी हुई है, वो एक राष्ट्र एक चुनाव की परंपरा के ऊपर काफी फोकस कर रही है। अब ये कितनी सफल है, कितना उचित है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम अगर इसको ग्राउंड लेवल पे देखें कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव क्या ये पॉसिबल है, तो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट या एनालिस्टिक के रूप में अगर अपन देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि देखो, न तो हमारे पास में इतनी मशीनरी है कि हम पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवा सकें, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में यह है कि हमारे इलेक्शन जो सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, पारदर्शिता का अभाव है। कारण कि हमारे यहां के जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो इतने ना तो शिक्षित हैं, ना इतने वो जागरूक हैं, और ना ही वो इतने सत्यनिष्ठ हैं कि वो अपने मत का प्रयोग ईमानदारी से करें। समझ रहे हो बात को? क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आज मान लो मैं वोटर हूं, मैंने लोकसभा में मत दिया, मैं विधानसभा में मत दे रहा हूं, मुझे अगर लग रहा है कि भाई मेरे वोट देने से मेरे को फायदा क्या, मैं पहले मेरा फायदा देखूंगा। अब फायदे में क्या देखूंगा? मेरा धर्म देखूंगा, मेरी जाति देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा कि भाई जो कैंडिडेट है उसके साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी है। अगर वो मान लो मेरे धर्म का भी नहीं है, मेरी जाति का भी नहीं है, तो मेरी बॉन्डिंग कैसे है, मेरी पावली चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरी दुकानदारी बैठेगी कि नहीं बैठेगी, मेरा कोई काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर दूसरा, मैं मेरे मत का तो प्रयोग कर रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पोल में ढोल बज रहे, 4 पैसे की आमदनी हो रही है या मेरा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट निकल रहा है, तो क्या मैं फर्जी मत दे सकता हूं क्या? तो मैं दूंगा।
मुझे अगर वोट देने के 2,000 रुपए मिल रहे हैं फर्जी वोटिंग करने के, तो मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अगर मैं एक मतदाता के रूप में इतना दृढ़ हूं कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी प्रकार के करप्शन को इलेक्शन में यूज नहीं करूंगा, ये अगर दृढ़ता आ जाती है तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि एक निष्पक्ष लोकतंत्र जो है वो हम स्थापित कर रहे हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। फिर बात यह है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर ऐसा क्या हुआ पॉलिटिकल सिस्टम में कि यहां पे कोई भी लोकल पार्टी इंप्रूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारे यहां लोकल मुद्दे ही नहीं है, कोई लोकल ऐसी विचारधारा है ही नहीं जिसको हम एक इलेक्शन मेमोरेंडम में शामिल करें या कोई इलेक्शन का मुद्दा जो है हम उसको बनाएं। हमारे यहां मुद्दा आज भी घूम फिर के वही है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, हमारी सड़कें, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा रोजगार, ये सब पिछड़ा हुआ है। कोई भी सरकार आओ, हमारी एक ही मांग रहती है कि हमारे आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, और कोई मुद्दे नहीं है हमारे। इसलिए आप देख लो कि जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब से चुनाव प्रणाली चल रही है, तब से लेकर अब तक सरकारें दो ही रिपीट हो रही हैं, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। अब भले ही उसमें निर्दलीय का सहयोग हो सकता है, अदर पार्टियों का सहयोग हो सकता है, लेकिन सरकार के मेमोरेंडम पे अगर अपन देखें तो हमारे पास में आज भी सिर्फ दो ही पार्टियां जो हैं वो सक्रिय हैं। जबकि आप अन्य क्षेत्रों में देखो, आप साउथ में देखो, साउथ में कांग्रेस बीजेपी के अलावा लोकल पार्टियां हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है, जैसे द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है। अब वो कांग्रेस को भी नकारती है, बीजेपी को भी नकारती है। कारण एक जो है सुधारवादी है, एक दक्षिणपंथी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, ये दक्षिणपंथी है। दक्षिणपंथी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पुराने ढर्रे पे चल रही है। अभी अगर आपने इन दिनों में जो ये केंद्र सरकार है, इसको अगर आपने देखा हो, तो इसका एकमात्र एजेंडा क्या है? हिंदुत्व, सनातन। घूम फिर के कैसे भी ये वापस क्या स्थापित करना चाहते हैं? एक हिंदूवादी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। जबकि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी कैसी है? सेकुलर। हम यहां किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं दे सकते, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। दक्षिणपंथी में क्या राष्ट्र प्रगति करता है? ना, राष्ट्र पिछड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान। वो सेकुलर नहीं था, वो एक इस्लामिक कंट्री थी। उसने इस्लाम को और इस्लाम के प्रोपेगेंडा को इतना स्वीकार ही नहीं करते, सिर्फ इस्लाम। हुआ क्या? लोग पिछड़ गए। वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्री की, अमेरिकन कंट्री की, तो वहां आप देखो, वहां धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी इतनी प्रबल नहीं है। वहां सेकुलरिज्म है, लेकिन वो सेकुलरिज्म इतना ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे। क्यों? क्योंकि उनका मूल जो मोटिव है, मूल मोटिव क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है भैया विकास करना। तो प्राथमिकता किसको देंगे? विकास को। बाकी चीजें बाद में है, पहले आधार क्या है? विकास है। तो यहां अब तक आप जो चौथी विधानसभा तक जब आप आए हो, यहां तक आपने देखा होगा कि लगातार यहां सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस लगातार सरकार बना रही है, और दूसरी जो पार्टियां हैं, जैसे राम राज्य परिषद है, स्वतंत्र पार्टी है, वो दूसरे बड़े दल के रूप में आ रही है। क्यों? क्योंकि आम जनता तो क्या है? किसान। और कुछ वर्ग क्या है? जो भूमिपति हैं, पूंजीपति हैं, जागीरदार हैं, रियासतदार हैं, रजवाड़े हैं, वो कुछ लोग हैं। अब जहां पे इनका प्रभाव होगा, वो क्षेत्र इनसे इन्फ्लुएंस जरूर होगा, प्रभावित जरूर होगा। सीटें भले ही कम है, लेकिन विचारधारा तो बढ़ रही है। चौथी विधानसभा में आपने देखा कि एक फॉर्मूला अपनाया है। कौन सा? अजगर फॉर्मूला। अब ये अजगर फॉर्मूला क्या है? तो इस अजगर फॉर्मूले में उन्होंने कहा, अजगर ऐसे अहीर, अहीर मतलब यादव, जाट, गुज्जर और राजपूत, इन वोटों को क्या करना है? आपको आकर्षित करना है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि जहां पर्टिकुलर क्षेत्रवाद में जो क्षत्रिय बाहुल्यता है इनकी, वहां पे राजनीतिक पार्टी जो है, राजनीतिक विचारधारा जो है, उसकी क्या होगी? मजबूती होगी, उसकी प्रबलता होगी। तो आप कहीं ना कहीं अपनी जाति से ऊपर उठ के राजनीतिक परिदृश्य में क्या करोगे? प्रवेश करोगे। आज जैसे मान लो मैं एक वोटर हूं, अब मैं अगर एजुकेटेड हूं, मुझे पता है कि भाई मेरा जो जीवन है, अभी जो आगे का जो 40-50 साल जो भी बचे हुए हैं, उसमें अगर मुझे अच्छा जीवन जीना है तो मेरे पास रोजगार होना चाहिए, एक स्टेबल। अगर रोजगार नहीं है ना, तो मैं एक अच्छा जीवन नहीं जी पाऊंगा, और ना ही मैं मेरी पीढ़ी को अच्छा जीवन दे पाऊंगा।
तो मैं प्राथमिकता तय करूंगा कि भाई मेरे लिए उचित व्यक्ति कौन है। अब मैं यहां पे मेरी जाति को डिनाई करूंगा, ठीक है, मान लो मैं जाट हूं, मैंने मेरी जाति डिनाई कर दी, मैंने एनालिसिस किया कि भैया मेरे लिए हनुमान बेनी वाला आदमी नहीं है, ये उम्मीदवार मेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए सचिन पायलट ज्यादा सही है। क्यों? स्वभाव शांत है, शालीन व्यक्तित्व है, विकास की बात करता है, समझे। लेकिन जातिगत रूप में मेरा जो डाइवर्जन जो है मेरी जाति के प्रति, उधर अगर मैं देखूंगा तो हां मेरी जाति संगठित हो रही है, लेकिन विकास कहां है? विकास तो नहीं है। इसलिए एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल व्यक्तित्व के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्तित्व जो राजनीतिक है, ना तो उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है, वो एक जनसेवक के रूप में अगर कार्य करता है तो उसका क्षेत्र जो है वो विकास भी करता है और उसके क्षेत्र में समृद्धि भी आती है। इसलिए साउथ आपसे आगे है, नॉर्थ पिछड़ा हुआ है। तो वहां कोई लेना देना नहीं है किस जाति का है, किस धर्म का है, ना काम कौन करेगा, नीति कौन अच्छी बनाएगा, लेना देना उससे है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आया। नेगेटिव इंपैक्ट क्या आया? वो ये आया कि अहीर एकत्रित हुए तो उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जाट एकत्रित हुए उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन करना शुरू किया, गुर्जर हुए वो अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, राजपूत वो अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये सब अपनी अपनी शक्तियों को संचित करने में लगे हुए हैं, सारे के सारे। में अगर आप देखोगे तो जातिगत टकराव जो है ये अब प्रबल होना शुरू हुआ है। ये पहले नहीं था इतना, गांव में आज भी नहीं है, या तो कस्बे में मिलेगा या शहर में मिलेगा आपको। गांव में आज भी सब साथ बैठते हैं, उठते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, सारी चीजें। तो किसी एक घटना का परिणाम दूरगामी होता है हमेशा। तो चौथी विधानसभा का परिणाम जो है वो आपको छठी विधानसभा में देखने को मिलेगा। नोट लगा के लिखना, चौथी विधानसभा में। अजगर फॉर्मूले का एक बार ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना, अजगर फॉर्मूला क्या है ना, करवा रहा हूं, वही तो करवा रहा हूं। अजगर फॉर्मूला लिखना, और ये अजगर फॉर्मूला है किसका, ये और ध्यान रखना, ये है किसान नेता चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह का संबंध किस राज्य से है? यूपी से है। चौधरी चरण सिंह का संबंध किससे है? यूपी से। यादव है, जाट है, गुर्जर है, राजपूत है। फिर शेष कौन बच गया? मुस्लिम समुदाय। हाँ, इस चौथी विधानसभा में एक तो पहली बार राजस्थान में क्या लग रहा है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति शासन। दूसरा, पहली बार संसदीय सचिव वह राज्य मंत्री पद नियुक्ति। तो पहली बार तो आपके पास में क्या आ रहा है? राष्ट्रपति शासन लग रहा है, और पहली बार ही आपके यहां पे संसदीय सचिव पद जो है वो भी आ रहा है, और राज्य मंत्री जो है उसकी भी क्या की जा रही है? नियुक्ति की जा रही है।
नोट लगा के लिखना। इसमें इसमें प्रथम बार अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान बने। इस विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य। निरंजन नाथ आचार्य। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन है? निरंजन नाथ आचार्य। विपक्ष वही महारावल लक्ष्मण सिंह। और इस समय जो ये विधानसभा गठित हुई थी कैसी थी? त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? जब किसी भी पार्टी को या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। गठबंधन के साथ में जब आप सरकार बनाते हो वो कैसी होती है? त्रिशंकु विधानसभा होती है। फिर आते हैं पांचवी विधानसभा में। पांचवी विधानसभा में भी सीटें कितनी हैं? 184 सीट हैं। इसमें भी दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी है? स्वतंत्र पार्टी। दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी। कितनी? 11 सीटें इसके पास। अब चूंकि 10% नहीं लाई इसलिए कोई भी विपक्ष का नेता यहां पे आपके पास में नहीं होगा। प्रोटेम स्पीकर यशवंत सिंह नाहर। प्रोटेम स्पीकर कौन है? यशवंत सिंह नाहर है। अध्यक्ष रामकिशोर व्यास। अब इस समय क्या था? बरकतुल्ला खान जो हैं ये दूसरी बार क्या बन रहे हैं? मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? बरकतुल्ला खां की। और बरकतुल्ला खां जिन्हें छोटे मियां बड़े मियां के नाम से या हवेली के प्यारे मियां के नाम से इनको जाना जाता था। और इन्होंने अपनी देह जो है उसको चिकित्सा कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था, अनुसंधान के लिए। और राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक क्या हैं? ये मुख्यमंत्री हैं। तो इस पांचवी विधानसभा में बरकतुल्ला खां दूसरी बार सीएम बने। इनकी मृत्यु हो गई तो इनके बाद में हरिदेव जोशी इनकी मृत्यु उपरांत सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। और ये वही हरिदेव जोशी हैं जिन्होंने आपकी संभागीय व्यवस्था जो है उसको क्या किया था? वापस प्रारंभ किया था, जिसे मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। हाँ, ये 87 में शुरू हुआ था वापस। चाहो तो नोट लगा के लिख लेना। हरिदेव जोशी के द्वारा 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई। फिर आते हैं
छठी विधानसभा पर। छठी जो विधानसभा है इसमें परिसीमन द्वारा सीट कितनी हो गई? अब 200 हो गई। अब देखो पहले से लेकर अब तक, पहली में 160 प्लस 30, दूसरी में 176, तीसरी में 176, चौथी में, पांचवी में और छठी में आज वर्तमान में कितनी है? 200 है आपके पास में। यहां पे पहली बार राजस्थान में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और कौन है मुखिया इसका? इसके मुखिया मतलब सीएम, चीफ मिनिस्टर, ये हैं आपके भैरव सिंह शेखावत। बाबूसा के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें छप्पन में वो डिस्ट्रिक्ट बन रहा है और 87 में अजमेर जो है वो एक कमिश्नर प्रणाली के तहत संभाग बन रहा है। कमिश्नरी सिस्टम अलग है, पुलिस कमिश्नरेट अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। परिसीमन होता है कि जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है, क्योंकि हमारा एक प्रतिनिधि जो है एक निश्चित जनसंख्या का नेतृत्व करता है। तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गई, किसी में जनसंख्या नहीं बढ़ी, तो जिस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ी है उसका कुछ हिस्सा जो है दूसरे में शामिल कर देते हैं, या कहीं कम है तो उसमें शामिल कर देते हैं, ताकि जनप्रतिनिधि जो है वो समान जनसंख्या का नेतृत्व करे। अमल हाँ परिसीमन होगा, क्योंकि अब नए आंकड़े आएंगे तो 2026 के चुनाव के बाद में जो होगा उसमें परिसीमन हो जाएगा। अभी तो 1971 की जो जनगणना है उसके आंकड़े चल रहे हैं आपके। अब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान पुलिस के कर्मचारी कहते हैं कि ये बसों में घूम घूम के जनसंघ का प्रचार करते थे। तो ये जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी ना, ये जनसंघ की सरकार थी। किसकी थी? जनसंघ। और ये जनसंघ वही पार्टी है जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और 80 के दशक में ये जो जनसंघ है ये बन गया भारतीय जनता पार्टी। भैरव सिंह शेखावत जिन्हें राजस्थान का अब्राहम लिंकन भी कहते हैं। मैंने कहा ना चौथी विधानसभा का परिणाम आपको छठी में देखने को मिलेगा। छठी में आपको देखने को मिल रहा है अब्राहम लिंकन, अमेरिका, जो सफेद और काले ग्रह युद्ध जो चल रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक का, उस स्थिति को वो क्या कर रहा है? सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रहा है, एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, सौहार्द बनाने का प्रयास कर रहा है। वो यहां पे ये कर रहे हैं। तो जहां जातियां सेंट्रलाइज हो रही थी अपनी अपनी जगह, उनको क्या कर दिया? एक कर दिया, वापस एक करने का प्रयास किया। ये एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र 10 अलग अलग जगह रखे। ऐसे नहीं कोई फिक्स चुनाव एरिया है, विधानसभा एरिया, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं ना। 10 अलग अलग जगह से चुनाव लड़े इन्होंने राजस्थान में, और 10 अलग अलग जगह से चुनाव जीते। आप देख लो ख्याति क्या रही होगी। उस समय नारा लगता था कि राजस्थान में एक ही शेर, एक ही शेर, राजस्थान में एक ही सिंह, एक ही सिंह, भैरव सिंह, भैरव सिंह। अंत्योदय योजना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए इन्होंने। ऐसा नहीं है। और यह भी नहीं था कि जातिगत संकीर्णताएं, स्नेह बहुत था, सभी जातियों से स्नेह था। अब देखो बाकी तो होता ही है कि एक दूसरे पे कटाक्ष करना और ये सब चीजें तो रहती हैं, ये तो मानव प्रवृत्ति है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए राजस्थान को वापस संबलता या निर्भरता प्रदान करने के लिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके यहां पे गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है, और जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? भैरव सिंह शेखावत कर रहे हैं। पार्टी कौन सी थी? जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ पार्टी। इस विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है? मेजर फतेह सिंह, मेजर फतेह सिंह। अध्यक्ष 2 रहे, पहले तो थे लक्ष्मण सिंह, फिर इनके बाद में आ गए गोपाल सिंह, गोपाल सिंह। 2 अध्यक्ष रहे। पहले तो कौन थे? आपके लक्ष्मण सिंह, और दूसरे कौन आ गए? आपके गोपाल सिंह। और प्रोटेम स्पीकर कौन है? मेजर फतेह सिंह। और जनसंघ ने पहली बार 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़े, ये और ध्यान रखना। इससे पहले क्या है, लिमिटेड एरिया में चुनाव लड़ते थे ये लोग। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने पूरे के पूरे 200 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारे। प्रथम बार जनसंघ ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा। प्रथम बार जनसंघ ने सभी
200 सीटों पर चुनाव लड़ा, टोटल के टोटल। हमारे क्या है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां होती है ना, ये क्या करती हैं, उनको लगता है कि भाई मैं इस एरिया के अंदर मेरा वर्चस्व है, मैं सिर्फ यहीं पे चुनाव लड़ूं, चुनाव जीत जाऊंगा, मेरा कैंडिडेट हारेगा नहीं। जैसे बाप पार्टी है, आदिवासी पार्टी जो है, उसको अगर आप देखो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला बेल्ट ही है, वहीं पे है वो। उसने अपना भी कैंडिडेट जयपुर वगैरह कहीं उतारा क्या? अब जैसे आरएलपी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, उसने भी क्या किया, लिमिटेड एरिया में अपने कैंडिडेट उतारे। तो पहले जनसंघ भी क्या करता था, लिमिटेड एरिया में अपने कैंडिडेट उतारता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने 200 की 200 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट क्या करे हैं, उतारे। अब ये क्यों संभव हो पाया? वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जो व्यक्तित्व है, जो लीडर है, वो बसों में ट्रेवल कर रहा है राजस्थान के अंदर, रात दिन जनसंपर्क स्थापित कर रहा है, तब जाके 200 कैंडिडेट उतारे। हाँ, तो चुनाव प्रचार के लिए आपके पास में हेलीकॉप्टर है ना, गाड़ियां हैं ना, घोड़े हैं, उस समय कहां थे, लिमिटेड साधन होते थे। तो वास्तविक रूप में जनता ऐसे ही उम्मीदवार को एक्सेप्ट करती है जो ग्राउंड पे रहता है। ये जो फोंकड़े करते हैं ना, फटफटाट करते हैं, इनको ज्यादा दिन पसंद नहीं करती जनता, चिपका देती है कार्यक्रम तुरंत ही। उदाहरण देख सकते हो आप, राहुल गांधी ने जब से अपने आप को डाउन पे लाना शुरू किया, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हो गई। नहीं तो भाई जी को पप्पू बना के छोड़ दिया था। और जैसे स्मृति ईरानी ने फटफटाट करनी शुरू करी, स्मृति ईरानी को ऑन दे मुंह पटका। ये पब्लिक है, ये लोकतंत्र है। नोट लगा के लिखना। प्रथम बार गरीबी व उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन को चुनाव प्रचार, गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया गया, चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया गया। हिस्सा बनाया गया। फिर है 7वीं विधानसभा। अब तो सीटें 200-200 चलेंगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। 7वीं विधानसभा, यहां पे राजस्थान में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए। प्रथम बार क्या हो रहे हैं, मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं। अब देखो, मैंने आपको कुछ शब्दावली बताई, जैसे एक तो होता है उपचुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव, और एक होता है आम चुनाव। तीनों अलग अलग हैं। आम चुनाव तो क्या है भाई, एक निश्चित कार्यकाल एक जनप्रतिनिधि सरकार ने पूरा कर दिया, मतलब 5 साल। उसके बाद जो चुनाव होंगे वो क्या होंगे, आम चुनाव होंगे। 5 साल का कार्यकाल था, पूरा नहीं कर पाई, समय से पहले ही सरकार ध्वस्त हो गई, फिर पुनः चुनाव होंगे, मतलब पूरी विधानसभा के चुनाव होंगे, वो तो क्या कहलाएंगे, मध्यावधि चुनाव कहलाएंगे। मान लो सरकार है, कुछ सीटें खाली हो गई, उन कुछ सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं वो क्या है, वो उपचुनाव है। जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने त्यागपत्र दे दिया, या किसी और कारण से वो सीट रिक्त रह गई, तो वहां पे जो हो रहा है वो तो उपचुनाव है। 5 साल का कार्यकाल था, बीच में ही ब्रेक हो गया, किसी कारणवश सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, या विश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, सरकार गिर गई, तो नए चुनाव होंगे, वो मध्यावधि चुनाव होंगे, समय से पहले। 5 साल पूरे हो गए, फिर जो चुनाव हो रहे हैं वो क्या है, आम चुनाव है। तो तीनों अलग अलग कैटेगरियां हैं। फिर ये जो 7वीं विधानसभा है, इसमें पहली बार आपके पास में अनुसूचित जाति के सीएम आ रहे हैं। कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। प्रथम अनुसूचित मुख्यमंत्री जाति, मुख्यमंत्री बने कौन, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। कुछ समय बाद में क्या कर दिया गया, जगन्नाथ पहाड़िया जी को हटा दिया गया और इनके स्थान पे नए सीएम लाए। कौन, शिवचरण माथुर। कुछ समय पश्चात इनके स्थान पर नए सीएम शिवचरण माथुर को बनाया गया। बनाए गए। इसको बनाया गया शिवचरण माथुर को। अब इनसे भी पार नहीं पड़ी तो इनको भी हटा दिया।
तीसरे सीएम लाए, कौन? हीरालाल देवपुरा। फिर कुछ समय बाद, कुछ समय उपरांत तीसरे सीएम, पहले जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरे आपके शिवचरण माथुर और तीसरे आपके हीरालाल देवपुरा। बनाए गए।